सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। सो आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक फैक्ट्स हैं और जितनी भी डिटेल्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिग टेक मोनोपोली के बारे में। ये आपका जीएस पेपर 3 के अंदर, इकोनॉमी के अंदर भी इंक्लूड हो सकता है, साइंस एंड टेक के अंदर भी, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का लिंक करके क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है। एग्रेरियन डिसकंटेंट इन साउथ एशिया, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में जो हमारे काम के हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चेंज इन टैक्स पॉलिसी रिजीम के बारे में डिस्कस करेंगे इकोनॉमी सेक्शन में। एग्रीकल्चर इकोनॉमी सेक्शन, सॉफ्ट पावर जो है आपका आईआर सेक्शन के अंदर है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपका जो मेंस क्वेश्चन है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी करना अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आपके बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 2021, 22, 23 के लिए। सो वो बैच कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो अपनी प्रिपरेशन उसे प्लान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। मेरे भी कई कोर्सेज हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी चलती है। महीने के पहली या दूसरी तारीख को करंट अफेयर का कोर्स हर महीने लॉन्च होता है। और साथ में एग्रीकल्चर ऑप्शनल जनवरी 1st वीक से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये जरूर से आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल जरूर से करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जैसा मैंने आपको कहा जनवरी 1st वीक से शुरू हो रहा है। पेपर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ पेपर 2। और आप जो है अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको जो है मेंटर असाइंड आपके होते हैं। साथ में जो इस हैं जैसे चैंपियंस करके है 6 मंथ जीएस बैच कोर्स है आपका। और भी 2021, 22, 23 के लिए हिंदी बाइलिंगुअल इंग्लिश में आपके बहुत सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं। तो ये बैच कोर्सेस आपको हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन को प्लान तरीके से करने के लिए। साथ में आज आपकी एक स्पेशल क्लास है 9:30 PM को आपकी स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग ये जो 6 मंथ हैं, इन 6 मंथ को आपको कैसे इस्तेमाल करना है प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करना है 2021 के, तो स्पेशल क्लास है 9:30 PM को, तो उसको मिस नहीं करना। लिंक आपका शेयर हो जाएगा और ग्रुप में भी आई विल शेयर द लिंक। और उसके बाद आपका जो है आपका कम्युनिटी पोस्ट भी रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडिया इज फार अहेड ऑफ चाइना इन सॉफ्ट पावर। सो यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल है सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर। ठीक है, ये दो जो वर्ड्स हैं ये बहुत इस्तेमाल होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के इसमें। तो हार्ड पावर का मतलब क्या हुआ, जैसे इकोनॉमिक और जो मिलिट्री माइट है वो इस्तेमाल किया जाता है। जब पावर शब्द आप इस्तेमाल करते हो, पावर का मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब आप अपने विल को इम्पोज कर रहे हो किसी के ऊपर। अगर आप किसी पर अपने विल को इम्पोज कर रहे हो, अपनी इच्छा को इम्पोज कर रहे हो, वो इंडिविजुअल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी हो सकता है, तो वो एक तो फोर्स से आप कर सकते हो, अगर आप फोर्सफुल तरीके से आप करोगे। और एक आप ऐसा रिलेशन डेवलप करो, एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप ऐसा करो कि आपकी जो बात है वो सामने वाला अपने आप ही मान जाए। तो देखो, हार्ड पावर में क्या होता है, इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर चाइना ने किसी को कहा कि आपको ऐसा करना है, आपको हमें ये स्पेस देनी है, इस तरीके से, तो अगर वो कोई नहीं मानता है तो अपना इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को दिखाने की कोशिश करेगा, कोएर्सिव पावर जो है वो पुट करने की कोशिश करेगा। दूसरा ये है कि एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाने की बात की, जैसे इंडिया की बात करो, योगा है या बहुत से ऐसी चीज़ें हैं बॉलीवुड में हैं, या जैसे आयुर्वेदा है, या जो इंडियन फूड है, टूरिज़्म है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग देखते हैं और इंडिया के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और एक पॉजिटिव परसेप्शन इंडिया के प्रति डेवलप होता है। तो ये अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया की ह्यूज कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा ह्यूज आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इसलिए इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है इंटरनेशनल एरिना में। ठीक है, तो ये बस आपको इतना सा याद रखना है। सॉफ्ट पावर क्या है, अट्रैक्ट एंड कोऑप्ट रादर देन कोर्स। सॉफ्ट पावर इन्वॉल्व शेपिंग द प्रेफरेंस ऑफ अदर्स थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन। ठीक है, सो बहुत जगहों पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस वर्ड सॉफ्ट पावर। इंडिया चाइना रिलेशनशिप हो या दूसरे कहीं भी बात की जाए, इवन नीति आयोग एक्शन प्लान में भी इस बारे में मेंशन है कि अलग अलग जो एम्बेसीज हैं देशों में, वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक एंगल है। नेक्स्ट बहुत ही अल्टीमेट और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज बिग टेक। बड़ी जो कंपनीज है जैसे गूगल है,
अगर गूगल एक सर्च इंजन है, इंडिया में सब लोग गूगल में सर्च करेंगे, और गूगल अगर चाहे कि कैसा आर्टिकल्स आपको देखना चाहिए, कैसे आर्टिकल्स आप देखो, कैसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, वो गूगल इजीली कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सर्च इंजन आपका गूगल का है, ठीक है। इसी तरीके से बड़ी जो बिग टेक कंपनीज है, चाहे वो अमेजन है, चाहे वो आपका फेसबुक है, सो इन्होंने क्या है कि एक मोनोपोली बना ली। देखो, जब कोई अपनी मोनोपोली बना लेता है तो वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे जो मार्केट प्रिंसिपल है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। सो इसलिए बहुत जरूरी कि इस मोनोपोली को रोकना। अभी हाल में ही हमने कल भी डिस्कस किया था कि यूएस के फेडरल कमीशन ने लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट द फेसबुक। वो क्या क्यों फाइल किया है? क्योंकि उसका ये कहना है कि फेसबुक बाय और बरी का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है। कोई उसको अपना कॉम्पिटिटर लगता है तो उसको या तो खरीद लिया या उसको खत्म कर दिया, इस तरीके से फॉलो की जाती है। चाहे वो इंस्टाग्राम को उसने बाय किया, व्हाट्सअप को बाय किया, क्योंकि उसको लगता था कि ऐसा जो है कदम उठाना जरूरी है, अदरवाइज उसका जो यूजर बेस है वो आपका रिड्यूस होगा, वो खत्म हो जाएगा, और उसका जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो ये एक एंगल आप कह सकते हो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न आपका रहता है। तो यहाँ पे जो मोनोपोली है ना, देयर मोनोपोली पावर जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है। यूज ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी बढ़ी है, और इसी वजह से कई लॉ सूट्स फाइल भी किए गए, जैसे लॉ सूट्स एंड रेगुलेटरी मूव्स लिए भी गए हैं, यूएसए में भी लिए गए हैं, यूरोप में भी लिए गए हैं। बड़ी बड़ी जो नॉन चाइनीज डिजिटल कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक है, अमेजन है, एप्पल है, गूगल है, सो यहाँ पे अब इस तरीके के जो कदम उठाए जा रहे हैं, इससे ये हाईलाइट हो रहा है कि इनको इनका जो एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को ये या एंटी कॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके नहीं ये लोग बढ़ सकते हैं। दूसरा, अक्टूबर 2020 में यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसने लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट गूगल फॉर मिसयूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन द सर्च इंजन, है ना। तो अब इसमें देखो, सिंपल सी बात है कि गूगल सर्च इंजन है तो वो उसी कंटेंट को दिखाएगा जो वो चाहता है, उससे रिलेटेड जो बिजनेस जो भी जिसने उसको ज़्यादा पे किया वो आपका शो होगा, तो वही जिन्होंने ज़्यादा पे किया उन्हीं का ग्रोथ आपका होगा। ये सब इश्यूज आगे चल के आपके होंगे। सो दूसरी कंपनी से डील कर लिया, दूसरी कंपनी को डील कर दिया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है आपने टाइप किया तो उसी कंपनी का प्रोडक्ट ही सामने आएगा, तो फिर आप अपने आप ही उसी कंपनी के पास चले जाओगे। सो इस तरीके से जो स्टेप्स हैं वो गूगल के द्वारा भी लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं वो इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता है और वो ग्रो कर सकता है। बट जिनके पास जैसे छोटी कंपनीज अगर होंगी तो वो ग्रो कर नहीं पाएंगी। ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज आपका अपकमिंग चैलेंज है। देन यूजिंग डेटा ऑन इट्स यूजर एंड कॉम्पिटिटर टू रेनफोर्स इज डोमिनेंस। सो अपना जो डोमिनेंस है वो इसी तरीके से बढ़ाएगा। अभी दिसंबर में हाल में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने और 48 स्टेट्स ने, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, गुआम, उसने सू किया है फेसबुक को। वाई? बिकॉज ऑफ जो उसका मानना है फॉर एग्जांपल अब्यूजिंग इट्स मार्केट पावर इन सोशल नेटवर्किंग टू क्रश स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, सो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फेसबुक के लिए भी सेम सी बात कही गई है। ठीक है, फेसबुक की भी अगर आप बात करोगे तो फेसबुक में भी सेम सा पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि वो भी अपने डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके जैसे व्हाट्सअप को बाय कर लिया, इंस्टाग्राम को बाय कर लिया। तो ये सब क्यों किया? क्योंकि उसको लगता था कि ये उसके लिए फ्यूचर में एक कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, इसलिए बाय कर लिया। अगर दूसरे जो हैं, दूसरा जैसे एक एग्जांपल ये है कि कोई अगर अपने यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए फेसबुक का ही इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए अगर फेसबुक का ही जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो फेसबुक को अगर ऐसा लग रहा है कि किसी कंपनी का यूज़र बेस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो फिर क्या करेगा कि अपने आप ही कुछ ऐसे कदम इंटरनली ले लेगा कि उस सामने जो भी कंपनी है जो कि उसका कॉम्पिटिटर बन सकती है, उसमें यूज़र बेस इतना तेज़ी से ना बढ़े। तो इस प्रकार के प्रैक्टिसेस आज के समय में देखने को मिलते हैं। सो फेसबुक वुड स्टॉप दिस एक्सेस एंड देयरबाय डिस्ट्रॉय इट्स एबिलिटी टू ग्रो। उसके अलावा यूएस हाउस कमेटी रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है, मतलब रिपोर्ट लेड अप टू द लॉ सूट हैज़ मेजर इंडिक्टमेंट्स ऑफ अमेजन, एप्पल। तो सेम अमेजन की भी बात है, ये भी अमेजन है, ये एप्पल है। जैसे एप्पल जो है इट ऑल्सो फेवरेट इट्स ओन ऐप और एंड इट सीक्स टू पुट राइवल्स एट द डिसएडवांटेज ऑन इट्स प्रोडक्ट।
एंड लीव्स डेवलपर विद द लिटिल चॉइस फॉर द रीचिंग कंज्यूमर्स। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, चाहे आप अमेजन ले लो, एप्पल ले लो, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, कंज्यूमर और जो प्रोडक्ट सप्लायर है उसके बीच में आ गई हैं। ठीक है, सो किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, ये डेटा मैनिपुलेशन बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। किसको दिखाना चाहिए, किस कंपनी के प्रोडक्ट को दिखाना चाहिए, कौन इनकी पॉलिसी को मान रहा है, उसी को दिखाना चाहिए। सो इस वजह से क्या है कि जो इकोसिस्टम है, जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो इकोसिस्टम किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है या इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी है, उस इकोसिस्टम को ये मैनिपुलेट ईजिली कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं फिर जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो भी आपका, किसी भी कंपनी का वो अफेक्ट आपका हो सकता है। तो ये जो एग्रेसिव मोनोपोलीज हैं है ना, ये एक तरीके से काफ़ी डिसएडवांटेजेस हो सकती है। एंड अगर आप इम्पैक्ट की बात करो तो इम्पैक्ट ऑन यूजर्स, the dangers of these aggressive monopolies are not confined to the competitors. users जो है वो भी आपका सफर करते हैं, है ना। ये भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वही सिर्फ सफ़र कर रहे हैं, हमारे आप जैसे जो यूजर्स है वो भी सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिटेड ऑप्शंस दिखाए जाएंगे उस प्रोडक्ट के। और फिर क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट आपका महंगा हो, और भी जो ऑप्शंस वो दिखा नहीं रहे वो ऑप्शंस कंपेरेटिवली अच्छा हो और सस्ता हो, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सो हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शन ही सामने आता है। और क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन आता है तो फिर हमें हमारी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो भी अपने आप रिड्यूस हो जाती है। साथ में जो डेटा, हमारा डेटा है, वो डेटा भी सारा का सारा डेटा इनके हाथ में होता है। जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, इनके हाथ में होता है। उस डेटा को ये अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी इससे काफ़ी अफेक्ट हो सकता है, उसका भी इरोजन हो सकता है। इंडिया की अगर आप बात करोगे तो लगभग 400 मिलियन आपके व्हाट्सअप जो 400 मिलियन ऑफ व्हाट्सअप एस्टिमेटेड 2 बिलियन यूजर्स आर इन इंडिया। 400 मिलियन जो है वो इंडिया में है। अमेजन का 1/3 जो शेयर है ऑनलाइन रिटेल का वो इंडिया में है। उसके बाद फ्लिपकार्ट को अभी वॉलमार्ट ने बाय कर लिया है। इंडिया इज फेसबुक लार्जेस्ट सिंगल मार्केट। इंडिया की बात की जाए तो फेसबुक का लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है, अराउंड 270 मिलियन अकाउंट। गूगल कंप्लीटली डोमिनेट्स द सर्च इंजन स्पेस इन इंडिया। सो ये अगर आप खुद देख लो कि ये बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं इंडिया में कितना ज़्यादा चीज़ों को रेगुलेट कर रही हैं। सो इनको रेगुलेट करना भी एक चैलेंजिंग टास्क आपका हो जाता है। नाउ फेसबुक एंड गूगल जो है, फेसबुक और गूगल दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं रिलायंस जियो के साथ, जिसके तहत वो सिंगल गेटवे क्रिएट करेंगे। और इसमें क्या है कि ये इवन न्यूज़ मीडिया, कौन सी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो, सारी जितनी भी सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, मीडिया, डेली परचेज, ग्रोसरी, हर एक चीज़ को है ये रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। और इंटरनेट का जो स्पेस है, जो डिजिटल स्पेस है, उस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो इन कंपनी के पास आपका रहेगा। तो ऐसी मोनोपोली कहीं ना कहीं अनकॉम्पिटेटिव हो सकती है दूसरे कंपनीज के ग्रोथ के लिए। ये आपका हाईलाइट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम देयर मार्केट डोमिनेंस, दूसरा जो कंसर्न है ये है जो इनका रिलेशनशिप है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कई सारी ऐसी कंपनीज भी, क्योंकि ये पूरा जो डिजिटल स्पेस है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है अगर इनका रिलेशनशिप किसी पॉलिटिकल क्लास से हो जाता है, अगर कोई रूलिंग पार्टी है या रूलिंग जो भी पावर में है उसके साथ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी मैनिपुलेट हो सकती है। लोगों के परसेप्शन को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। किस कंटेंट को हटाना है, किसको नहीं हटाना है, उसका डिसीजन ये अपने हिसाब से लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि किधर से ये बेनिफिट उठा रहे हैं, किसके साथ इनका कैसा रिलेशन है। सो इकोनॉमी में ही नहीं, पॉलिटिकल स्पेस को भी ये एक तरीके से उस पर भी मैनिपुलेट कर सकती है। तो कुल मिला के ये है कि रेगुलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, रेगुलेशन बहुत जरूरी है, और जो मोनोपोलीज है उस मोनोपोली को खत्म करना भी एक कदम उठाना उसके तरफ भी जरूरी है, और इसके लिए जो सरकारें हैं वो कदम उठा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कन्वर्जेंस ऑफ एग्रेरियन डिसकंटेंट इन साउथ एशिया। सो साउथ एशिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पूरा आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट आपके दिए गए हैं। देखो इसमें साफ जो एक बात कही गई है, एग्रीकल्चर सेक्शन का टॉपिक है आपका, इसमें सिंपल सी जो बात कही गई कि जो
महामारी है, पेंडेमिक का जो समय है, उस पेंडेमिक के समय में बहुत से मतलब अलग अलग जो डिफरेंट पिलर्स है इकोनॉमी की, वो आपकी अफेक्ट हुई है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या एग्रीकल्चर हो। एग्रीकल्चर में फार्मर्स हैं आपके, और ज़्यादातर साउथ एशिया जो कंट्रीज़ हैं वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, और ज़्यादातर वहाँ पे जो फार्मर्स है स्मॉल और मार्जिनल है। सो जो भी एक डिसकंटेंट अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ द वी कैन से दिस पेंडेमिक, तो उसको दूर करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि जो फार्मिंग स्पेस है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहिए, मतलब कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन फार्मिंग स्पेस में बढ़ाना चाहिए, ऐसा कदम उठाया जा रहा है। तो इस वजह से जो भी कदम उठाया गया, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे श्रीलंका में हो, या इंडिया में जो सो कॉल्ड कहा जा रहा है, ये एक फैक्टर बन गया है इंक्रीजिंग डिसकंटेंट, है ना, जो डिसकंटेंट आपका इंक्रीज हुआ है इन साउथ एशियन कंट्रीज में। तो यहाँ पे इवन अगर आप पहले की भी बात करो, तो अगर हमें फर्टिलाइजर बाय करना है, सीड बाय करना है, तो आज के समय में इन कंपनीज में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो इसको होल्ड करती हैं, ठीक है। तो मॉन्सांटो करके यूएसए की कंपनी, सीड वाले एरिया में बहुत ज़्यादा उसका प्रेजेंस है, वो इस तरीके की चेंजेस कर लेती है सीड के अंदर, बीज जिसे हम कहते हैं कि आप जो क्रॉप ग्रो करोगे, तो जो क्रॉप आपकी ग्रो होगी उसको बीज के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर बीज खरीदने के लिए दोबारा से आपको उस कंपनी के स्टोर में जाना पड़ेगा। इस तरीके के चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब ये मॉन्सांटो ऑलरेडी कर रही है। सो यहाँ पे पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी काफ़ी आपका चल रहा है, प्रोटेस्ट अभी चल रहा था। उसके बाद जो ये रूरल इकोनॉमिक क्राइसिस है बिकॉज ऑफ कोविड-19, सो साउथ एशियन गवर्नमेंट है, दे हैव टेकन दिस स्टेप ऑफ डीरेगुलेशन एंड कॉर्पोरेटाइजेशन in order to subdue these things. Successive government have imposed corporate agenda. अब यहाँ पे देखो, ये शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट आप कर सकते हो, है ना। देखो हमेशा जब भी आप कुछ लिखते हो तो दोनों तरफ की बातें आपको लिखनी है, ठीक है। एक तरफ इधर भी है तो एक तरफ इधर भी, दोनों तरफ के ओपिनियंस को आपको लिखना है। मतलब इस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जो आज के समय की सरकारें हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर को ही सिर्फ प्रमोट करती हैं, ऐसा नहीं है। हमें जो लिखना है वो जो पॉइंट्स मेंशन्ड है बिल में या कुछ भी, तो उसको हाईलाइट करते हुए और जब आप इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एज पर मैनी एक्सपर्ट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द फार्मिंग स्पेस द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल बी कॉम्प्रोमाइज। तो आप कुल मिला के कह वही रहे हो, लेकिन एक लैंग्वेज का अंतर होता है, वो लैंग्वेज आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर बनने जा रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा इस पर बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि कुछ फैक्टर्स जैसे ध्यान दिए गए हैं सरकारों के द्वारा, जैसे चीप फूड इंपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन है, प्राइस स्पेकुलेशन है, एग्री बिजनेस को प्रमोट करना। देखो एग्रीकल्चर को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जिन्होंने आर्टिकल लिखा होगा वो भी किसी न किसी अर्बन एरिया में रहते होंगे, और वो कहीं ना कहीं जब वो सामान खरीदने जाएंगे, सब्जी और ये सब खरीदने जाते होंगे, तो वो किसी न किसी बड़े रिटेल शॉप में जाएंगे, रिलायंस फ्रेश में चलेगा या कहीं ना कहीं, वहाँ से ही वो भी सब्जी और ये सब खरीद के लाते होंगे। कोई भी जाके किसी फार्मर के पास नहीं जाता होगा कि जाएंगे खेत में, फार्मर्स के पास जाएंगे और उससे डायरेक्टली लेकर आएंगे। सो ये जो चेन क्रिएट होती है, कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है उसका बेनिफिट फार्मर नहीं उठा पा रहा है, उसका बेनिफिट इंटरमीडिएटरीज या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपके उठा पा रहे हैं। सो कैसे फार्मर को एम्पावर किया जाए, और यंग माइंड्स अगर फार्मिंग एक्टिविटीज में जा रहे हैं तो अपने आप जो ये फार्मिंग स्पेस है, वो फार्मिंग स्पेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकती है फार्मिंग कम्युनिटी के लिए। और वो आप कह सकते हो कि जो रूरल इकोनॉमी है उसका तो ग्रोथ होगा ही, साथ में जो अर्निंग है और जो इनकम है फार्मर्स की इन एरियाज में वो भी आपकी बढ़ेगी। सो ये एक माइंडसेट की बात है कि किस तरीके से हम कदम उठाते हैं। ये हमें समझना है कि जो चीज़ें चल रही थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, क्योंकि 42% भारत की पॉपुलेशन, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 14-15 जो है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन 14-15% है, जो कि काफ़ी कम है। इतना ह्यूज पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है। तो हमारा बहुत बड़ा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम एक ऐसी स्टेज में है जिसमें हम अपनी यूथ की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम अपने देश के मतलब डेवलपमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। सो ये एक जरूरी है। इसके लिए जरूरी क्या है कि जो एग्रीकल्चर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत करना चाहिए। कोविड-19 क्राइसिस की अगर बात की जाए
तो इस वजह से दोबारा से जो सरकारें हैं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री की। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसने ऐसा अटेम्प्ट किया, और भी देशों ने सेम सा कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस की तरफ वो लोग मूव किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स पॉलिसी इन ट्राइंग टाइम्स। तो यहाँ पे ये अच्छा आर्टिकल है, इसमें ये भी इकोनॉमी का टॉपिक है कि आज के समय में जो चीज़ें बदल रही है, इकोनॉमिक स्पेस आपके बदल रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, ई कॉमर्स की तरफ जा रहा है, हर चीज़ अगर बदल रहा है तो हमें अपने टैक्स लॉस को भी बदलना चाहिए। ठीक है, टैक्स लॉस को भी बदलना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि लूफोल्स ऐसा कोई ना रह जाए जिस वजह से जिस वजह से उसका फायदा उठाया जाए कंपनीज के द्वारा और टैक्स इविजन देखने को आपको मिले। सो ये बहुत जरूरी। ऑलरेडी सरकार की अगर आप बात करते हो तो सरकार की जो इनकम है वो आपकी कम है, रेवेन्यू जो है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, और टैक्स के थ्रू जो पैसा कमा सकती है सरकार, अगर कोई भी लूफहोल छोड़ देती है तो फिर जो अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की वो रिड्यूस हो जाती है, और जो एक पॉसिबिलिटी है कि रेवेन्यू आपकी इंक्रीज हो सकती है, दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो रिड्यूसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें आपकी कही गई हैं। तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ा है, पॉवर्टी आपकी बढ़ी है, माइग्रेंट क्राइसिस आपका इंक्रीज हुआ है। सिचुएशन को आपको इंक्रीज करने के लिए सरकार ने फिस्कल स्टिमुलस मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट करने का कोशिश किया है 2% ऑफ द जीडीपी, बट ये कहा गया कि कंपेरेटिवली कम है। अगर जापान से अगर कंपेयर करो जिसमें लगभग 21% ऑफ द जीडीपी है, ब्राजील 10% ऑफ द जीडीपी है, चाइना 7% है, हमने मात्र 2% किया है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे भी हमने रिडक्शन किया है। ठीक है, ये लोअर किए गए हैं to moderate level by but multilateral corporates have found an easy way to make big money in the time of COVID। तो यहाँ पे कहा गया कि इस कोविड-19 के समय में बहुत सी ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने अपने आप को डिजिटाइज किया हुआ है या ई कॉमर्स की तरफ है, तो उनका ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है। सो इतना तेजी से अगर उनका ग्रोथ हुआ है तो क्या वो टैक्स को भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। सो डिजिटाइजेशन बढ़ा है कंपनीज का, ई कॉमर्स आपको इसका एप्लीकेशन आपका बढ़ा है। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर्स दे वर ब्रॉट विद इन द स्कोप ऑफ मतलब वो भी टैक्स पे करें बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2000। ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो टैक्स किया गया, लेकिन उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना जरूरी है, वो क्लैरिटी के साथ, है ना। उसके बाद डिजिटल टैक्सेशन हैज़ टू बी अमेंडेड, जो डिजिटल टैक्सेशन है उसको अमेंड करना जरूरी है इन अकॉर्डेंस विद द यूएन मॉडल कन्वेंशन। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे कनाडा प्लान्स टू लेवी न्यू टैक्सेस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज, जो फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन पे नए तरीके के टैक्सेस इंपोज करना कनाडा आपका स्टेप ले रहा है। कई कदम उठाए जा रहे हैं ग्लोबल वेब कंपनीज के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन किया जाए और फिर टैक्स को इवेड किया जाए। कंपनीज जो है बहुत बेनिफिट उनको हुआ है, जीएसटी के द्वारा भी अगर उनको बेनिफिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एंटी प्रॉफिटरिंग जो रूल्स है उसको सही से इंप्लीमेंट करना है। इसका मतलब एंटी प्रॉफिटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीएसटी आपका 18% नहीं है, 5% सरकार ने 18% थी, अब 5% कर दिया, तो ये जो रिडक्शन है जीएसटी में, ये इसका बेनिफिट कंज्यूमर तक हो। ऐसा नहीं कि आपने टैक्स तो कम करा लिया, प्राइस आपने उतना ही रखा है और है ना, और जो बेनिफिट है कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा जो प्रॉफिटरिंग करने का कोशिश करते हैं, तो इसके लिए आपका एंटी प्रॉफिटरिंग जो रूल्स हैं उसको सही से इंप्लीमेंट करना आपका जरूरी है, ये आपका कहा गया है। दूसरा, जो हमारे लॉज हैं उनको मॉडर्नाइज करना जरूरी है, और जो प्रेजेंट इंटरनेशनल टैक्स लॉज है उनके साथ वो कंपैटिबल रहें, ये भी, इसकी तरफ भी हमें कदम उठाना है। और इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स लॉज हैं उसको भी है ना, टू कीप पेस विद द फास्ट चेंजिंग इवेंट्स, जो डायरेक्ट टैक्स लॉज आपके हैं उसको भी आपके जो चेंजिंग इवेंट्स है उसके हिसाब से बदलना चाहिए। ठीक है, द कंसेप्ट मैंने आपको बार बार कहा है, आई रिक्वेस्टेड ऑल्सो कि द कंसेप्ट नाम से यूट्यूब चैनल आपका लॉन्च हुआ है। दिस अगेन चैनल इज है ना, आई विल टेक द सेशन इन दिस चैनल। ठीक है, सो ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है, एंड आई रिक्वेस्टेड यू ऑल कि एटलीस्ट 10 के सब्सक्राइबर आप कर दो, सो दैट आई कैन स्टार्ट टेकिंग द फर्स्ट वीडियो। कई सारे सेशंस आपके इसमें होंगे। ये जो द हिंदू है ये इसी चैनल पे चलेगा। द कंसेप्ट में और जैसे हिंदू बेस्ड एमसीक्यूज और कई सेशंस आपके रहेंगे, तो वो आप कर सकते हो। तो लिंक आपका दिया हुआ है कमेंट में, पिन, पहला जो कमेंट है आपका पिन है, तो उसको आप जाओ, उस पर सब्सक्राइब आपको बटन प्रेस करना है। सो आप, अगर आपने नहीं किया तो आप जरूर से करो। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। ठीक है, सो ये आप फैक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो बहुत जगहों पे, ये फैक्ट के रूप में बहुत जगहों पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये डेटा फैक्ट, जैसे जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिसी कोई स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, मैल न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पे जो भी ये डेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये उस कंटेक्स्ट में आपको इसको देखना है।
अब देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसने डेटा फैक्ट शीट रिलीज की है ऑफ 22 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ फेज 1 ऑफ द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5, ठीक है। सो 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एज पर द रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके तहत जो मैल न्यूट्रिशन है, जो प्रेवलेंस ऑफ एक्यूट मैल न्यूट्रिशन है, मैल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की जो कमी है, और देखो मैल न्यूट्रिशन मैंने आपको समझाया हुआ, मैल न्यूट्रिशन जैसे अगर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन हो उसकी कमी या फिर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, दोनों मैल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो कम है बॉडी के अंदर तो वो भी अंडर न्यूट्रिशन होगा, और ज़्यादा है तो ओवर न्यूट्रिशन होगा, दोनों केस आपके बनते हैं। सो यहाँ पे 22 स्टेट्स में से ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं है ना, देयर इज इंक्रीज इन प्रेवलेंस ऑफ सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन 16 स्टेट्स में देखने को मिला है। केरला कर्नाटका दो ही बड़े स्टेट्स हैं है ना, एमंग द 6 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर देयर इज अ कुछ डिक्लाइन आपका हुआ है, मतलब मैल न्यूट्रिशन कम हुआ है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 5 हु आर अंडर वेट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज इन 16 आउट ऑफ 22 स्टेट्स, मतलब 5 साल से कम के बच्चे हैं जो कि अंडर वेट है, तो उनको भी अगर आप देखोगे तो 22 में से 16 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इनके नंबर, ऐसे बच्चे जिनका वेट कम है अंडर 5 के, वो उन बच्चों का परसेंटेज बढ़ा है। एनीमिया, आयरन की कमी आप कह सकते हो, वो भी लेवल जो है बच्चों में, एडल्ट वुमेन में, वो भी आपका इंक्रीज़ किया है ज़्यादातर स्टेट्स में। और विथ अ डिक्लाइन इन एनीमिया अमंग चिल्ड्रंस बीइंग सीन, कुछ ही स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे एनीमिया बच्चों में रिड्यूस हुआ है। उसके बाद इंक्रीज इन द प्रेवलेंस ऑफ अदर इंडिकेटर्स जैसे एडल्ट मैल न्यूट्रिशन है ना, मेजर्ड बाय हैविंग अ बॉडी मास इंडेक्स ऑफ लेस देन 18.5 kg पर, तो इन मैनी स्टेट्स। तो यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिला है कि जो एडल्ट मैल न्यूट्रिशन है, जैसे आपका BMI है होता है, वो BMI एक पर्टिकुलर लेवल का होना चाहिए, तो वो BMI भी आपका कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, ये भी कहा गया है। उसके बाद ज़्यादातर जो कंसर्न ये भी आया है, कुछ जगह मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन का भी एक है, लेकिन ओवरवेट और ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ है, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, दोनों प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ओबेसिटी भी, मोटापा जिसे हम कहते हैं, वो भी आपका देखने को मिला है। दूसरा क्या है कि जो चाइल्डहुड स्टंटिंग है और वेस्टिंग, दोनों ही, मतलब जो बच्चे हैं उनका जो हाइट है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जो वेट है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो भी इंक्रीज हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि स्टंटिंग क्या है, इट मार्क्स द इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर किसी भी सोसाइटी के अंदर या कंट्री के अंदर स्टंटिंग बहुत ज़्यादा हाई है तो ये हाईलाइट करता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही जो बच्चे हैं आगे जाकर सिटीजन्स बनेंगे, फिजिकल मेंटल ग्रोथ अच्छे से होगा नहीं, सो फिर वो एक पार्टिसिपेशन भी नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ना ही अपने लिए कार्य कर पाएंगे और ना ही कंट्री में भी पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। तो ये एक एंगल है। उसके बाद कई सारी जो स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा की स्कीम आपकी हो गई, PDS स्कीम हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट आपकी स्कीम हो गई, स्कूल मिल से, तो इन्होंने कई एक आप कह सकते हो कि एक रोल प्ले किया है जिससे गरीबी खत्म हो, और ये जो गरीबी खत्म हो, इस गरीबी खत्म होने से या रिड्यूस हो, उससे मैल न्यूट्रिशन को भी टैकल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो बेसिक डिटर्मिनेंट है ऑफ मैल न्यूट्रिशन, जो फूड सिक्योरिटी है या बेसिक हेल्थ केयर सर्विस है, इक्विटेबल जेंडर रिलेशन है, इसको ज़्यादा समय तक आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मतलब आपको फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज, इक्विटेबल जेंडर रिलेशन मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये भी एक एंगल है जिस पर फोकस किया गया है, ये एक सॉल्यूशन के रूप में कहा गया है। फिर एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ हमें मूव करना है ना, और जो बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सोशल सिक्योरिटी, इन पर फोकस करना। देखो, जब हम मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने उसको खाना दे दिया तो मैल न्यूट्रिशन टैकल हो गई। ये एक इकोसिस्टम है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, और आपको फिर चाहे वो एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सोशल सिक्योरिटी, हर एक चीज़ आपको इंश्योर करना पड़ेगा। तो वो जो एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा वो अपने या फिर मैल न्यूट्रिशन को भी टैकल करने में आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन ओवर ब्राउन, इंडिया क्लाइमेट गोल्स आर ऑन ट्रैक। तो यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है उसका एक्सपेंशन हो रहा है, और है ना, ये जो फॉरेस्ट एक्सपैंड हो रहे हैं वो लगभग आप कह सकते हो कि विल सर्व एज अ कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन सिंक ऑफ 2.5 बिलियन to 3 बिलियन टन, ठीक है, 2-3 बिलियन टन्स ऑफ
3 बिलियन टन्स ऑफ CO2, ठीक है। जितना ज़्यादा पेड़ आपके लगेंगे तो ये CO2 को ये पेड़ अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जैसे G20 की बात की जाए तो 78% G20 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सम कंट्रीज एंड EU एज अ ग्रुप अनाउंस हायर एम्बिशन। अब यहाँ पे EU ने भी अपना एक एम्बिशन सामने रखा है, ठीक है। उसके बाद present reduction of emission intensity by 21% over 2005 level and the twin pillar of renewable energy and higher forest cover. So 21% का रिडक्शन होगा एमिशन में। एमिशन में इंडिया ने इस चीज़ को कहा है और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेगा। इंडिया विल फोकस टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए भी आपको ये होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं तो यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस ने ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को वर्चुअली हेल्ड किया है। और समिट जो 5 साल हुए पेरिस एग्रीमेंट के अडॉप्ट करने के, उसको हाईलाइट करता है। ये जो 5 ईयर्स हैं आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट, और इसके तहत जितने भी देश हैं उन्होंने दे हैव सबमिटेड देयर नेशनल कंट्रीब्यूशन टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। जैसे हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेरिस एग्रीमेंट में हाईलाइट किया था कि ये टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को हम अचीव करेंगे क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट और रिवर्स करने के लिए। तो उन्होंने अपनी सारा जो भी प्रोग्रेस है उसको सबमिट किया है इसमें, ठीक है। 5 साल में क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस हुए सब ने अपना अपना बताया। फिर उसके बाद क्या है कि जो भी अभी सामने डेटा आ रहा है, जो कंट्रीब्यूशन सब अपना शो कर रहे हैं। सो जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने एम किया था कि जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो इस गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, इवन 1.5 वाला भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ेगा तो इससे काफ़ी नुकसान होगा। अगर 1% से भी बढ़ता है, एक डिग्री सेल्सियस, नॉट परसेंटेज, मतलब जो 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का जो हम कह रहे थे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इससे ज़्यादा बढ़ेगा। और इतना बढ़ता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को आपको मिलेगा। जो इकोलॉजी है उसको, इकोलॉजी से फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन भी आपका अफेक्ट हो गया। सिर्फ भूटान और फिलीपींस, कोस्टा रिका, इथोपिया, मोरक्को और गैम्बिया वर कंप्लाइंग विद द अकॉर्ड, और इंडिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया भी इसको कंप्लाई कर रहा है। चाइना का हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 30%, यूएस का कंट्रीब्यूशन 13.5% और यूरोपियन यूनियन का 8.7%। उसके अलावा देखा जाए समिट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर लीडर टू मेक न्यू कमिटमेंट, नए कमिटमेंट्स लेकर आना टू टैकल क्लाइमेट चेंज, और जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं उसको कैसे अचीव किया जाए। यूनाइटेड किंगडम ने प्लेज किया है कि इट विल डबल इट्स क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन, जो क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन उसको नेक्स्ट 5 ईयर में वो डबल करेगा टू $US 15.5 बिलियन। इंडिया ने अपना जो एमिशन है इट हैज़ रिड्यूस्ड एमिशन इंटेंसिटी बाय 21% ओवर 2005 लेवल। सोलर कैपेसिटी की बात की जाए 2.63 गीगावाट इन 2014 से लेकर 36 गीगावाट 2020 तक हो गया है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड में हो गया है। इंडिया के केस में इट विल रीच 175 गीगावाट बिफोर 2022। इंडिया हैज़ ऑल्सो सेट न्यू टारगेट ऑफ 450 गीगावाट renewable energy capacity by 2030, और India has pioneered 2 major initiative, International Solar Alliance और Coalition for Disaster Resilience Infrastructure। तो ISA कमेंट सेक्शन में लेट मी नो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डिस्कस किया हुआ है हमने। तो ये सारे स्टेप्स इंडिया ने लिया है, तो ये सब आपको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द ग्रोइंग मोनोपोली पावर ऑफ बिग टेक एंड देयर यूज ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कैन डिसरप्ट द इकोसिस्टम रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर कंपनीज, एक्सप्लेन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझा दिया था। आपको अपना आंसर सेंड करना है टेलीग्राम चैनल डेली डोज विथ S.Pandey, और इस सेशन का PDF आप SP करंट अफेयर्स से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पुराने भी PDF उसमें पड़े हुए हैं। सो आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, द कंसेप्ट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अगर आपने नहीं किया है तो उसको जरूर से करें। 9:30 PM को आपका आज स्पेशल क्लास है स्ट्रेटजी पर, 6 मंथ स्ट्रेटजी है आपकी, ठीक है, 6 मंथ स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए, तो उसको मिस नहीं करना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड लेट्स क्रैक इट।